वेलकम टू द न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्शंस की बात की थी और देखा था कितने टाइप के ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में कितनी टाइप की पोजीशंस होती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन पोजीशन के हिसाब से पे ऑफ प्रोफाइल्स कैसी होती हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑप्शन प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। ऐसे 6 फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शंस के प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे स्टॉक प्राइस यानी जो अंडरलाइंग स्टॉक है ऑप्शंस का उसका प्राइस, या फिर जो अंडरलाइंग असेट है ऑप्शंस का उसका प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी जो प्राइस ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है, यानी जिस प्राइस पे ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है। द टाइम टू एक्सपायरेशन कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस दिन हम ऑप्शन की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं उस दिन से ऑप्शन को एक्सपायर होने में या फिर उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सपायर होने में, मेच्योर होने में कितना टाइम बचा है। नेक्स्ट इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक प्राइसेस, जिसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी जो स्टॉक के प्राइस हैं वो कितने वॉलेटाइल हैं, वो कितने मार्जिन से फ्यूचर में चेंज होंगे। द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट डिनोटेड बाय स्मॉल आर, यानी रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो प्रिवेल कर रहा है वो क्या है। एंड द डिविडेंड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड, यानी जो डिविडेंड्स अंडरलाइंग स्टॉक में मिलने वाले हैं वो किस टाइम पे मिलेंगे और कितने मिलेंगे, इस पर डिपेंड करेंगे ऑप्शंस की प्राइसेस। यहाँ पे एक समराइज टेबल है जो दिखाता है कि ये सारे फैक्टर्स ऑप्शंस के प्राइसेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, जिसमें यूरोपियन कॉल ऑप्शन, यूरोपियन पुट ऑप्शन, अमेरिकन कॉल ऑप्शन, अमेरिकन पुट ऑप्शन दिए गए हैं और ये सारा डेटा समराइज है। सो इसको डिटेल में हम देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए पे ऑफ्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ एस टी माइनस के कोमा जीरो, यानी एक कॉल ऑप्शन होल्डर या फिर लॉन्ग पोजिशन होल्डर इन कॉल ऑप्शन, वो जब ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो जो उसको प्रॉफिट मिलता है वो एस टी माइनस के बराबर होता है, जहाँ एस टी इज़ द फ्यूचर स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट एंड के इज़ द स्ट्राइक प्राइस। और जब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसका जो पे ऑफ होता है वो ज़ीरो होता है। यहाँ पे हम ऑप्शन के प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं। सो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि जब भी वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो वहाँ पे एस टी माइनस के उसका पे ऑफ होगा। इन केस फ्यूचर स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर जाता है, यानी एस टी इंक्रीज कर जाता है, तो जो पे ऑफ होगा वो इंक्रीज करेगा और जो ऑप्शन होगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। तो इसीलिए एस टी इंक्रीज करता है तो कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अगर स्ट्राइक प्राइस के इंक्रीज करेगा तो एस टी माइनस के जो पे ऑफ है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो इस वजह से जो ऑप्शन होगा वो लेस वैल्यूएबल होगा कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए। सो इसीलिए एक कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए ऑप्शन की वैल्यू घट जाती है जब स्ट्राइक प्राइस के इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुट ऑप्शन होल्डर के लिए पे ऑफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस टी कॉमा जीरो। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे एक पुट ऑप्शन होल्डर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा उस केस में के माइनस एस टी जो है वो उसके पे ऑफ्स होंगे। यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस इंक्रीज करता है यानी एस टी इंक्रीज करता है तो के माइनस एस टी जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी और ऑप्शन एक पुट ऑप्शन होल्डर के लिए लेस वैल्यूएबल हो जाएगा। और अगर के यानी स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज करता है तो ऑप्शन जो होगा वो पुट ऑप्शन होल्डर के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि के माइनस एस टी जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। रेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस और स्टॉक प्राइस के इंक्रीज का इफेक्ट होता है एक ऑप्शन की वैल्यू ऑप्शन के प्राइस पे कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए, ठीक उसका उल्टा इफेक्ट होता है एक कॉल ऑप्शन राइटर या कॉल ऑप्शन सेलर के लिए। सिमिलरली जो इफेक्ट स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का इंक्रीज करता है एक पुट ऑप्शन होल्डर के लिए ऑप्शन के प्राइस या उसकी वैल्यू पे, ठीक उसका रिवर्स जो इफेक्ट होता है वो होता है स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के इंक्रीज से एक पुट ऑप्शन राइटर या पुट ऑप्शन सेलर के लिए। अब नेक्स्ट है टाइम टू एक्सपायरेशन, यानी जिस डेट पे ऑप्शन के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है उस डेट से ऑप्शन की मैच्योरिटी तक टाइम कितना बचा है। सो अमेरिकन कॉल ऑप्शन और अमेरिकन पुट ऑप्शन के केस में दोनों की वैल्यू इंक्रीज करती है एज टाइम टू एक्सपायरेशन इंक्रीजेस, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी वैल्यू डिक्रीज नहीं करती, जो होती है वहीं पर मेंटेन रहती है, या फिर इंक्रीज कर सकती है एज टाइम टू एक्सपायरेशन इंक्रीजेस, जैसे कि टाइम टू एक्सपायरेशन इंक्रीज करता है। यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं दो अमेरिकन ऑप्शंस जिनकी हर बात सिमिलर है, सिर्फ एक्सपायरेशन या मैच्योरिटी डिफरेंट है। उस केस में जो लॉन्ग लाइफ वाले ऑप्शन का होल्डर होगा उसके पास वो सारी एक्सरसाइज अपॉर्चुनिटीज़ होंगी
जो सिमिलर शॉर्ट लाइफ वाले ऑप्शन होल्डर के पास होंगी और कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। यानी जो लॉन्ग लाइफ वाला ऑप्शन है उसकी वैल्यू एटलीस्ट शॉर्ट लाइफ वाले ऑप्शन के बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। सो एज टाइम टू एक्सपायरेशन इंक्रीजेज, एक्सरसाइज अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं अमेरिकन कॉल ऑप्शन एंड अमेरिकन पुट ऑप्शन होल्डर्स के लिए वो इंक्रीज़ करती हैं। इसी वजह से जो उनकी वैल्यू होती है वो विद इंक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन इंक्रीज़ करती है या फिर अगर इंक्रीज़ ना करे तो सेम रहती है। अब यूरोपियन पुट एंड कॉल ऑप्शन के केस में क्या होता है कि अगर बाकी फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम टू एक्सपायरेशन इंक्रीज़ करता है, उस केस में क्या होता है यूरोपियन पुट ऑप्शन एंड यूरोपियन कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे दो यूरोपियन कॉल ऑप्शन, जिनमें से एक की जो मेच्योरिटी है या एक्सपायरेशन है वो 1 महीने बाद है और दूसरे की जो मेच्योरिटी है वो 2 महीने बाद है। सो सपोज कि एक बहुत बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जाता है अंडरलाइंग असेट पे इन 6 वीक्स। सो जिस यूरोपियन कॉल ऑप्शन की मेच्योरिटी 1 महीने की है, ये जो डिविडेंड है वो उसकी मेच्योरिटी के बाद पे किया जाएगा, यानी ऑप्शन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जिस ऑप्शन की मेच्योरिटी 2 मंथ्स है, उस केस में ये डिविडेंड ऑप्शन के ड्यूरेशन के बीच में लाई करेगा, जिस वजह से ऑप्शन के प्राइस में इफेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है, जो डिविडेंड होगा वो स्टॉक के प्राइस को डिक्लाइन करेगा, जिस वजह से क्या होगा ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। सो इस पर्टिकुलर केस में जो यूरोपियन कॉल ऑप्शन है जिसकी लाइफ कम है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एक लॉन्ग लाइफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि जो अंडरलाइंग स्टॉक है उसका प्राइस फ्यूचर में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा या फिर कितना ज़्यादा अनसर्टेन है उसके प्राइस को फ्यूचर में डिटरमाइन करना। तो जितना ज़्यादा अनसर्टेन होगा या फिर जितने ज़्यादा फ्यूचर फ्लक्चुएशंस होंगे अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस में, उतना ज़्यादा उसको वॉलेटाइल कहा जाएगा। सो जैसे जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ करती है अंडरलाइंग स्टॉक की, सो उसके चांसेस इंक्रीज़ करते हैं इक्वली, पुअरली और अच्छा परफॉर्म करने की। कहने का मतलब है कि विद इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी द चांसेस दैट द स्टॉक विल परफॉर्म पुअर और वेल विल इंक्रीज इक्वली। यहाँ पर अगर एक स्टॉक ओनर की बात की जाए या फिर जिसके पास एक प्लेन स्टॉक है, उस केस में क्या होगा, इक्वल चांसेस हैं कि फ्यूचर में उसका स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा या बुरा परफॉर्म करेगा। तो क्या होता है, दोनों आउटकम एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करने की या ऑफसेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। बट इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन हमने देखा था कि जो लॉसेस होते हैं वो सिग्निफिकेंटली क्लिप हो जाते हैं एक ऑप्शन बायर के लिए या फिर लॉन्ग पोजीशन इन ऑप्शन होल्डर के लिए। सो अगर हम एक कॉल ऑप्शन होल्डर और पुट ऑप्शन होल्डर को कंसिडर करें तो हमने देखा था कि जो लॉसेस होते हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं। सो उस केस में क्या होगा, वॉलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट होगा ऑप्शन के प्राइस पे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक कॉल ऑप्शन होल्डर हमेशा स्टॉक के प्राइस से बेनिफिट लेता है और जहाँ पर स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है, उसको लॉस होता है, पर वो लॉस सिग्निफिकेंटली कम होता है। ऐसे एक पुट ऑप्शन होल्डर के लिए अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो उसको लॉस होता है और डिक्रीज़ हो जाए तो उसको प्रॉफिट होता है। बट स्टॉक के प्राइस की इंक्रीज़ की वजह से जो लॉस है वो सिग्निफिकेंटली बहुत कम है। तो इसीलिए फॉर ऑप्शन होल्डर्स वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट होता है ऑप्शन के प्राइस पे, ऑप्शन की वैल्यू पे, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मीन्स विद इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी द वैल्यू ऑफ बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन इंक्रीजेज। नेक्स्ट फैक्टर है चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। सो जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का चेंज होता है वो ऑप्शंस को एक लेस डायरेक्ट वे अफेक्ट करता है। सो अगर इंटरेस्ट रेट्स किसी भी इकोनॉमी में इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होते हैं इन्वेस्टर्स के वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। सेकंड इसका इम्पैक्ट होता है कि एक ऑप्शन होल्डर अगर कोई भी फ्यूचर कैश इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहा है तो उस फ्यूचर कैश इनफ्लो की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब वो एक इंक्रीज रेट से डिस्काउंट किया जाएगा। तो इन दोनों इफ़ेक्ट्स का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसके रिजल्ट की वजह से जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती है और पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अब जो हमने अभी बात करी उस केस में हम अज्यूम करके चल रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे और बाकी किसी वेरिएबल में चेंज नहीं आएंगे। सो हमने बात की थी उस केस की जहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे थे और जो स्टॉक का प्राइस था वो सेम था। इन जनरल सिनेरियो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं तो स्टॉक का जो प्राइस होता है वो डिक्रीज़ करता है और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करते हैं तब स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ करता है। तो अब जो हमने इससे पहले देखा था चेंज इन इंटरेस्ट रेट के जो दो इफ़ेक्ट्स थे प्लस चेंज इन स्टॉक प्राइस ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इन तीनों इफ़ेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से
जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है और जो पुट ऑप्शन की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। और सिमिलरली विद डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जो अंडरलाइंग स्टॉक होता है उसका प्राइस इंक्रीज करता है और जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है और पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है। फैक्टर अफेक्टिंग द ऑप्शन प्राइस इज अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। सो डिविडेंड्स जो होते हैं वो स्टॉक के प्राइस को डिक्रीज करते हैं एक्स डिविडेंड डेट पे। तो जहाँ पे स्टॉक का प्राइस डिक्रीज करता है वहाँ पे कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए ऑप्शन वैल्यू डिक्रीज कर जाती है और पुट ऑप्शन होल्डर के लिए ऑप्शन वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू होती है वो नेगेटिवली रिलेटेड होती है डिविडेंड साइज से, यानी जितना बड़ा डिविडेंड का साइज होगा कॉल ऑप्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा डिक्रीज करेगी। और ठीक इसका रिवर्स एक पुट ऑप्शन की वैल्यू डिविडेंड के साइज से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, यानी जितना बड़ा डिविडेंड का साइज होगा पुट ऑप्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। अब सब्सिक्वेंट डिस्कशंस के लिए हम कुछ एजम्पशंस और नोटेशंस देख लेते हैं। इन एजम्पशंस और नोटेशंस का यूज़ आगे वाले लेक्चर्स के डिस्कशंस में यूज़ किया जाएगा। सो सबसे पहला एजम्पशन है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो बड़े हैं, यानी उनका साइज़ बड़ा है जैसे लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और वो नंबर में कम है, कुछ ही है। सेकंड, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। थर्ड, जितने भी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स होते हैं यानी नेट प्रॉफिट्स की बात हो रही है उनमें जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो सेम होता है और जो बोरोइंग और लेंडिंग है वो रिस्क फ्री रेट में की जा सकती है। हम ये भी एज्यूम करते हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसी भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं, सबका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी कि हर कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है, जिस वजह से आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब जो नोटेशंस हम यूज़ करेंगे वो ये होंगे। S0 डिनोट करेगा करंट स्टॉक प्राइस यानी अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस जो कि आज की डेट में है। K डिनोट करेगा स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। कैपिटल T है टाइम टू एक्सपायरेशन ऑफ ऑप्शन, यानी जिस डेट पे हम ऑप्शन के प्राइस को डिटरमाइन करेंगे उस डेट से ऑप्शन की मैच्योरिटी तक कितना टाइम बचा है। ST है अंडरलाइंग स्टॉक का प्राइस ऑन एक्सपायरेशन डेट यानी फ्यूचर स्टॉक प्राइस। R इज द कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट मैच्योरिंग इन टाइम T, जहाँ पर R एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और रियल इंटरेस्ट रेट नहीं है। कैपिटल C है वैल्यू ऑफ अमेरिकन कॉल ऑप्शन टू बाय वन शेयर। Capital P is value of American put option to sell one share. Small c is value of European call option to buy one share, and small p is value of European put option to sell one share.